Welcome, welcome to Rendezvous with English. Yes, we are back once again since my regular college days have started, and therefore I am now in a very tight schedule of providing you these lessons to you on this online platform, on this digital platform, and I am trying to do my level best to cope up with all the schedule. What did I tell? Schedule and schedule, right? You remember I have already told you that in my vocabulary part, in the amazing vocabulary. So आज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पढ़ना है? पिछली बार हम पढ़ रहे थे सिंपल से कॉम्प्लेक्स, आज हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल पढ़ेंगे। वाइस वर्सा का रूल आपको बता ही चुके हैं। व्हाट इज वाइस वर्सा? तो अब हम वापस आएंगे। तो भाई अगर कहीं पर माउंटेन पर सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो वापस भी तो उतरना होता है ना। If you are climbing, you have to come down is the same time. This is the American pronunciation. The Americans speak with a round of tongue, and this way they get this kind of a pronunciation. If you want to learn English, read English, and listen also in English. Okay, then you can be a good speaker and a good learner of English. Because only by reading English, only by knowing grammatical aspect, you are not going to be a good one in English. तो आज कॉम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंस देखते हैं नाउन क्लॉज से। ठीक है, किससे करना है? नाउन क्लॉज। पहले नाउन क्लॉज से ही तो बनाया था, याद है कुछ? तो आज अब नाउन क्लॉज से वापस जा रहे हैं। अब सीढ़ी से चढ़े तो सीढ़ी से उतर भी जाते हैं। ठीक है, अब पहला सेंटेंस देखिए, आसान है ये भी। आई डू नॉट नो who he is। ठीक है, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है। तो अब हम इसको जब हम चेंज करेंगे सिंपल सेंटेंस में, तो देखिए वहां पर क्या करते थे? कंजंक्शन से चेंज करते थे। यहां पर भी कंजंक्शन ढूंढिए। कंजंक्शन ये है, तो पहला सेंटेंस यही जहां तक कंजंक्शन है उसको लिख लीजिए जब रिलेटिव प्रोनाउंस दी हुई है। आई डू नॉट नो। ठीक, अब दिया हुआ है हु इज, वह कौन है। तो वह कौन है जब केवल एक पर्सन के बारे में बात की जा रही है, तो हम क्या करेंगे? उस क्लॉज को ब्रेक कर लेंगे प्रोनाउन में। जब केवल पर्सन की बात की जा रही है, तो आई डू नॉट नो हु इज, तो ही के लिए प्रोनाउन क्या होगी? हिम। तो लिख दीजिए आई डू नॉट नो हिम। सेंटेंस बिकम simple। ठीक है, so when only the subject is mentioned along with the helping verb as it was here in the relative, in the clause, in the subordinate clause, so we will simply write it as it is। ठीक है, तुम क्या करेंगे? उसको प्रोनाउन में बस चेंज कर लेंगे और सेंटेंस को वैसे ही लिख देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट सेंटेंस। She told me that her father was ill। तो उसने क्या बताया? उसके फादर बीमार हैं। ठीक, अब इसमें कहां पर कंजंक्शन यूज है? दैट यूज है। तो पहले क्लियर कीजिए, उसने क्या कहा? शी टोल्ड मी। ये तो अभी ऊपर भी बताया था, जहां तक कंजंक्शन है वहां तक लिख दीजिए, शी टोल्ड मी। अब कंजंक्शन को या तो दो तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, या तो ये वाला जो सिंपल में क्या होता था, जहां पे हेल्पिंग वर्ब होती थी वहां पर हम बीइंग में चेंज कर लेते थे। सो शी टोल्ड मी दैट हटाकर हम लिख सकते हैं हर फादर बीइंग इल। और या फिर हम प्रीपोजिशन का यूज के बारे में बताया ना, शी टोल्ड मी दैट हर फादर वाज इल, तो उसने बताया अपनी पिता की बीमारी के बारे में, ऐसा लिख सकते हैं। तो शी टोल्ड मी अबाउट her father's illness। एक तो तरीका यह हो गया। ठीक, और दूसरा जो हम बता रहे हैं, she told me her father being ill, कंजंक्शन हट जाएगा और सेंटेंस को लिख देंगे फादर बीइंग इल।
तो वॉज की जगह पर बीइंग का यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से सेंटेंस क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सो हम पहला जो कंजंक्शन से पहले का सेंटेंस है उसको वैसे ही लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग इट एग्जैक्टली इन द सेम मैनर। नेक्स्ट सेंटेंस, I hope you are understanding. We have to write that part in the same way. ठीक है, अब देखिए बहुत गर्मी हो रही है ना? The temperatures are soaring. 2 दिन बारिश क्या हो गई, एकदम पसीना टपटप। When I was today in the evening taking a walk, I was drenched in sweat. Drenched means भीग गया था मैं। I was drenched. जब हम भीग जाते हैं पानी से या पसीने से तो drenched वर्ड यूज करते हैं। तो I was drenched in sweat, पसीने से एकदम भीग गया था while I was taking walk in the evening. See, walking is very very essential. You have to remain fit and fine person is always smart, है ना? अब I don't know, I will not say anything about me here. अपने बारे में कोई मैं अपनी तारीफ नहीं करने जा रहा हूँ, but आपको एक सजेशन दिया that if you want to be fit and fine, just focus on your personality. ये नहीं कि मोटू लाला पिलपिले केला खा के गिर पड़े, है ना? सुनिए, ये मोटू लाला पिलपिले केला खा के गिर पड़े तो मोटू लाला मत बनिए। यो पॉन्च, इसको बोलते हैं स्टमक। स्टमक के लिए दूसरा वर्ड है पॉन्च, ये पेट। तो ये बाहर नहीं आना चाहिए, इट शुड बी इनसाइड, है ना? देन ओनली यू विल बी लुकिंग स्मार्ट, वरना मोटू लाला पिलपिले बन जाओगे। सो आई विश दैट यू शुड बी क्वाइट। तो क्या करना है, पहले इसको लिखना है जो बताया है। आई विश, क्या विश है? दैट यू शुड बी क्वाइट। आई विश तुम चुप रहो, ये है आई विश योर क्या होगा? 2 तरीके से लिख सकते हैं, आई विश योर या आई एक्सेप्ट योर साइलेंस, और आई विश यू दैट हटा दीजिए और टू लगा दीजिए। टू, क्योंकि बी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो टू लगा दीजिए इंफिनिटिव के लिए। आई विश, और फिर यहाँ पर इसको अच्छा नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं क्योंकि योर लिखा हुआ है। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आई विश यू टू बी क्वाइट। ठीक, ऐसे बन जाएगा। आई विश योर साइलेंस और आई एक्सपेक्ट योर साइलेंस भी लिख सकते हैं, या आई विश यू टू बी क्वाइट। तो इसको फ्रेज को हमने एक वर्ड में चेंज कर लिया, आई विश योर साइलेंस, मैं आपके साइलेंस एक्सपेक्ट करता हूं, या मैं आई विश यू, आई विश क्या करते हैं, तुमसे था तो इसलिए यू लिख लिया एज एन ऑब्जेक्ट और टू लगाकर बी वर्ब थी तो बी वर्ब को वैसे लिख लिया। तो सेंटेंस को ब्रेक कर लिया हमने, और कंजंक्शन को हर जगह से हटा देना है जब सेंटेंस को हम सिंपल में चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। वन सेंटेंस मोर, हाँ, अगर सोचिए कि इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो क्या होता, तो इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तो नहीं होता मैं नहीं होता आपके सामने, है ना? इलेक्ट्रिसिटी इज नाउ अ काइंड ऑफ, यू कैन से, लाइफ, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कितना एसेंशियल पार्ट प्ले कर रही है। एवरीथिंग, एवरी गैजेट, एवरी मशीन इज रनिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी, and even the cars or the vehicles which are, they need an electric current in the body, है ना? So we hope that better times will come. तो अभी तक जो रूल बताया है कि कंजंक्शन से पहले वाला पार्ट वैसे ही लिखना है, we hope, हाँ? अब इसको भी प्रपोजिशन के साथ टू और नाउन का यूज कर सकते हैं। तो एक तरीका ये है, प्रपोजिशन फॉर आ जाएगी, we hope for क्या है, बेटर टाइम, क्योंकि फॉर लगाया इसलिए टाइम्स नहीं लिखा जाएगा, टाइम लिखा जाएगा, और टू लगा दीजिए।
तो preposition plus noun, better time is noun. We hope for better time to come. और एक तरीका और है इसको लिखने का, we hope that better times will come है, इसलिए we hope for the arrival of ये better वर्बियल फ्रेज हो जाएगा, अराइवल ऑफ बेटर टाइम। तो दो तरीके से सेंटेंस को हम चेंज कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन चेंज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इनटू सिंपल, कि जो पहला पार्ट है कंजंक्शन से पहले का, यू हैव टू कीप दैट एज इट इज, हर बार उसको वैसे ही लिखना है, ठीक है। और उसके बाद यू आर सपोज टू ब्रेक द सेंटेंस, जो क्लॉज दिया हुआ है, अगर केवल प्रोनाउन दी हुई है एक हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो उस प्रोनाउन के फॉर्म को चेंज कर लीजिए। अगर सेंटेंस दिया हुआ है तो उसको एडजेक्टिव में, नाउन में, क्योंकि जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, आपको याद है जब हम सिंथेसिस करते थे सिंपल सेंटेंसेस का, तो कैसे ज्वाइन करते थे, या तो प्रपोजिशन के साथ जीरेंड होती थी, या नाउन प्रपोजिशन के साथ नाउन होती थी, या इन्फिनिटिव का यूज करते थे, या फेज इन अपोजिशन यूज करते थे, या हम पार्टिसिपल्स का यूज करते थे। तो वही जो सिंथेसिस का तरीका था वही यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। इसीलिए दैट्स व्हाई आई टॉट सिंथेसिस फर्स्ट, सो दैट वंस यू आर एबल टू कनेक्ट द सेंटेंसेस और जॉइन द सेंटेंसेस, यू विल बी एबल टू चेंज देम इनटू ट्रांसफॉर्मेशन। अगर डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने लगते, या अगर डायरेक्ट आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने लगी, आपने सिंथेसिस ना पढ़ा होगा, तो आपको डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है इस टॉपिक को समझने में। सो फर्स्ट सिंथेसिस इज नेसेसरी एंड देन कम्स द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। अब आज के कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस देख लेते हैं। कुछ बच्चे आइडियम्स बोलते हैं, आइडियम्स नहीं होता है, इडियम होता है, ठीक है। आज का पहला है इडियम प्ले द ट्रॉन्ट। प्ले द ट्रॉन्ट का मतलब होता है कि आप भाग जाएं, स्कूल से भाग जाएं, ठीक है, एस्केप फ्रॉम स्कूल। तो कुछ बच्चे होते हैं ना, कितने हैं आप में से जो स्कूल के लिए निकले और भाग गए? How many of you are there? ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है, इट इज नॉट गुड। और इसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा होते हैं। रिपरकशंस मींस कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। रिपरकशंस रिजल्ट्स बैड होते हैं, डांट पड़ेगी, घर पर भी इंप्रेशन खराब होता है कि हम ऐसा क्या काम कर रहे हैं, दैट आई एम रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल, और या तो स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, सो डोंट डू दैट। तो इसका सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, जो बोल रहे हैं वही कर सकते हैं। वन शुड नॉट प्ले द ट्रॉन्ट, ठीक है, बस सिंपल सा है, इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको नहीं है, स्कूल से नहीं भागना, स्कूल पढ़ने के लिए आना, और स्कूल पढ़ने के साथ साथ पढ़ाई के लिए, ठीक है, बिल्कुल भी एक काम मत करिएगा। नेक्स्ट है आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब बीमार होना, वेरी इल। तो my classmate didn't respond as he was out of sorts, ठीक है। मेरे क्लासमेट ने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो आउट ऑफ सॉर्ट्स था, ठीक है। वैसे आप लोग हाउ कैन यू रिमेन फिट एंड फाइन? यू कैन रिमेन फिट एंड फाइन बाय प्लेइंग, जब आपको समय मिले, व्हेन यू आर एबल टू फाइंड टाइम आउट ऑफ ए बिजी शेड्यूल। ऑल्दो हमारे समय में तो स्पोर्ट्स पीरियड्स हुआ करते थे, रोज होता था एक स्पोर्ट्स पीरियड या गेम्स पीरियड, जिसको आजकल आप फिजिकल एजुकेशन पीरियड कहते हैं। एंड वी यूज्ड टू प्ले अ लॉट, और हम लोग तो हमको याद है, हम लोग जब 9th या 10th में थे, I was there in high school, so my teacher used to have 2 or 3 periods every day, or 4, because he was teaching English, he was teaching SST, and SST has 3 parts, geography, civics, and then economics, and history 4 parts होते हैं in fact।
तो वो 4 पीरियड, 2 पीरियड कम से कम सोशल स्टडीज के और 1 या 2 इंग्लिश के। तो जब वो एब्सेंट होते थे तो इट वाज अ चांदी फॉर अस, बिग पार्टी इट वाज, क्योंकि हम बाकी हिंदी वाली जो हमारी टीचर थी वो बहुत ही सीधी थी, और उनसे उनके पास सब लोग चले जाते, अरे मैम प्लीज दे दीजिए, मैम प्लीज ये भी पीरियड दे दीजिए, मैम मैच खेलेंगे, मैम लगातार हो जाएंगे, 3 पीरियड लगातार हो जाएंगे, चाहे मैम प्लीज, सब लोग जाकर एकदम उनके फेवरेट वाले स्टूडेंट्स थे उनको भेज देते थे, बस मिल जाता था, पता चला 3 पीरियड 4 पीरियड लगातार खेल रहे हैं। तो स्पोर्ट्स इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमको सभी को खेलना चाहिए, ये मोबाइल वाले नहीं, फिजिकल स्पोर्ट्स, जाइए फील्ड में खेलिए, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, व्हाटएवर यू वांट टू प्ले, टेनिस, लॉन टेनिस, या फिर जो होम के गेम्स हैं, इंडोर गेम्स हैं, लाइक यू प्ले कैरम, यू प्ले लूडो, यू प्ले चेस, ओके, बैडमिंटन, कुछ भी खेलिए, रेसलिंग आती है रेसलिंग खेलिए, कबड्डी खेलिए। तो बहुत जैसे स्कूल कॉलेजेस में जब मैचेस होते हैं बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ऑल्दो वो आजकल के फैशन के अकॉर्डिंग सिंस दे डोंट हैव दिस रेगुलर स्पोर्ट्स पीरियड, तो प्रैक्टिस के बिना खेलते हैं, फिर भी एक एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। जबकि छोटे शहरों में थोड़ा सा ट्रेंड हो गया है, और schools में usually this is the trend now that they don't have sports period. If you want to play sports, you enroll. जैसे जो बड़े शहर हैं वहां पर स्पोर्ट्स की अलग से कोचेस होते हैं, एंड इफ यू वांट, जैसे आप इंटरेस्टेड है तो आप एनरोल कर लीजिए उसमें, और एनरोल करने के बाद आप खेलिए, लेकिन उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू इन्वेस्ट एक्स्ट्रा टाइम। जबकि हमारे समय में ऐसा नहीं था, हमको रेगुलर खेलने को रोज मिलता था, हमारे खिलाया ही जाता था, और इसीलिए हम लोग खेलने में बहुत इंटरेस्टेड रहते थे, एंड वी यूज्ड टू रिमेन फिट एंड फाइन। आजकल के बच्चे देखो, उनके बचपन से ही पेट निकल आते हैं, है ना, मोटू लाला पिलपिले बन जाते हैं। तो ये कमी है सिस्टम की, बट हाउ कैन यू रिमूव इट? बाय प्लेइंग एंड व्हेनेवर यू गेट टाइम, स्पेशली एट द वीकेंड्स, जब आपको टाइम मिलता है, जब आपकी छुट्टी होती है, संडेज होते हैं, तो जाइए खेलिए, एंजॉय करिए। दिस विल हेल्प यू आउट, है ना, आपको फिजिकल वेलबींग को भी सही करेगा। इट विल हेल्प यू इन मिक्सिंग अप। स्पोर्ट्स प्ले एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ ए चाइल्ड्स लाइफ, वो मिक्स अप करने में आपको स्टूडेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ हेल्प करेगा, एंड इट विल एम्बोल्डन योर कैमराडरी मीन्स आपकी जो आपस में तालमेल, फेलोशिप होती है फ्रेंड्स के, कलीग्स के बीच में, उसको मजबूत बनाएगा। आप एक अच्छी बॉन्डिंग डेवलप करेंगे, यू विल डेवलप अ टीम स्पिरिट। तो देखिए कितने सारे फायदे हमने गिनाए कि इंडिया की टीम क्यों हारी वर्ल्ड कप फाइनल, क्योंकि टीम स्पिरिट नहीं दिख रही थी कहीं पर भी। इवन एक बार अभी कुछ दिन पहले की बात है, हो गए 2-3 महीने हो गए होंगे, हॉकी की, इंडियन हॉकी जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में निकला था। तो वहां पर एक खिलाड़ी ने, जिसको टीम से निकाल दिया गया, उसका नाम मुझे नहीं याद है, नाम लेना यहाँ ठीक भी नहीं है, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो उसने एक इंटरव्यू में कहा, आई रेड इट इन इंडियन एक्सप्रेस, उसने कहा कि उनकी सीनियर टीम के खिलाड़ी जो हैं वो चाहते नहीं थे कि मैं अच्छा खेलूं ताकि दूसरे खिलाड़ी को चांस मिल जाए। तो ये बहुत ही निगेटिव एस्पेक्ट होता है। जब हम टीम में होते हैं तो टीम वर्क, वो टीम स्पोर्ट्स में हो, वो टीम वर्किंग प्लेस में हो, वो घर में हो। जब जैसे घर में कोई फंक्शन होता है तो क्या होता है, सब लोग मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं ना। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई डेकोरेशन पार्ट देख रहा है, तो कोई बाजार का देख रहा है, तो कोई सामान देख रहा है, कोई कपड़े देख रहा है। एवरीबॉडी इज डूइंग हिज रोल, सो दिस टीम स्पिरिट इज नीडेड। अगर टीम स्पिरिट होगी देन वी विल बी एबल टू परफॉर्म। तो जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम प्लेड विद टीम स्पिरिट, तो हर प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया राइट टिल द एंड, एंड दैट्स व्हाई दे वर विक्टोरियस। तो टीम, जैसे हॉकी में अगर आप जाइए तो नीदरलैंड्स है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, और बेल्जियम है, ये टॉप रैंक की टीम है, एंड दे प्ले एज अ यूनिट, एंड दैट इज व्हाई दे आर बेटर देन अस, क्योंकि हमको टीम स्पिरिट मेंटेन रखनी है। अगर हम टीम स्पिरिट नहीं मेंटेन कर रखेंगे तो हम फिर जीत नहीं पाएंगे। शीट एंकर इज द नेक्स्ट वन। तो मेरी आज की टिप ये थी आप लोगों से कि खेलिए और उसके जो पॉजिटिव्स हैं उससे सीखिए, टीम स्पिरिट सीखिए,
आपस में तालमेल बनाना सीखिए। आप स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, यू विल ऑल्सो बी गुड हेल्थ वाइज, बट डू डेडिकेट सम टाइम, टेक आउट सम टाइम आउट ऑफ योर बिजी लाइफ फॉर स्पोर्ट्स ऑल्सो, बिकॉज एज इट इज सेड that all work and no play makes Jack a dull boy, and similar is vice versa, all play and no work makes Jack a dull boy. तो सारा खेल और सारी पढ़ाई या काम दोनों ही नुकसानदायक हैं. It should be a blend of mixture of smorgasbord, potpourri, सलमागंडी. बताया था सलमागंडी? तो ये सब चीजें हैं. ठीक, तो sheet anchor means a मेजर रोल प्लेयर. ठीक है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट पर्सन जो जिसके ऊपर सारा दामोदार हो. जैसे सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे इंडियन टीम के, कि सचिन आउट तो इंडिया हार गई, ऐसा माना जाता था, ऐसा सब लोग सोचते थे. तो सचिन तेंदुलकर वाज द ऑलवेज, यही होता था. हम लोग भी यही सोचते थे जब इंडिया मैच खेल रही होती थी और देख रहे होते थे, अरे सचिन आउट हो गया, अब इंडिया हार गई. और एक्चुअल में होता था इन मेनी मैचेस, सचिन आउट तो इंडिया हार गई, है ना. तो शीट एंकर मींस अ मेजर रोल प्लेयर whom everybody is dependent, जिसपे सभी लोग निर्भर होते हैं, वो क्या होता है? शीट एंकर होता है. ठीक है. और द लास्ट वन ऑफ टुडे इज विन लॉरेंस. विन लॉरेंस का मतलब है गेट रिवॉर्ड्स और बिकम फेमस. या तो फेमस हो, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए. अपने क्लासमेट से भी शेयर करिए जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. नहीं अभी तो बाद में भले देख लीजिएगा, लेकिन सारे वीडियोस वॉच करिए, क्योंकि ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हम बता रहे हैं बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है. इनमें से आएंगे जरूर. विन लॉरेंस, आई वन लॉरेल्स फॉर माई फैमिली by clearing NEET एग्जाम. ठीक है, मैं अपनी फैमिली के लिए वो लॉरल लाया, फेमस किया मैंने अपनी फैमिली को, या रिवॉर्ड लाया जो कि मैंने नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया. सो इस तरीके से ये इडियम्स एंड फ्रेजेस यूज किए जाएंगे. ये इंपॉर्टेंट है. और आज को जो आपकी को आज की बात बताई कि स्पोर्ट्स खेलिए, बी ए स्पोर्ट्स पर्सन. कुछ तो कोई तो गेम होगा जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा, जो कुछ फ्रेंड्स होंगे, कलीग्स होंगे, नेबर्स होंगे, जस्ट कलेक्ट देम, पीपल ऑफ योर डायस्पोरा, एंड स्पेंड सम टाइम ऑन द फील्ड. यूज योर एनर्जी एंड एनर्जाइज योरसेल्फ आल्सो, एंड डेवलप द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टीम स्पिरिट, टू वर्क इन कोऑपरेशन. क्योंकि जब हम आपस में साथ में काम करते हैं तो हम एक दूसरे की वैल्यू समझते हैं. So that was all with this episode of the Rendezvous with English. Do like, subscribe and share, and do share please if you think my videos are really helpful to you. Thank you very much.